नमस्ते बच्चों, आशा है आप सब अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह भाग 2 का पाठ नमक। इस पाठ की लेखिका हैं रजिया सज्जाद ज़हीर। लेखिका का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। लेखिका का जन्म 15 फरवरी सन 1917 को और अजमेर में हुआ, जो राजस्थान में है, और इनका निधन हुआ 18 दिसंबर सन 1979 को। प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह है, क्योंकि मूलतः लेखिका ने उर्दू में ही लिखा है और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो मूलतः उर्दू में ही हैं। इनको जो सम्मान प्राप्त हुए हैं वो हैं सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश और अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। रजिया सज्जाद मूलतः उर्दू की लेखिका हैं। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। उनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सम्मिश्रण देखने को मिलता है। पाठ का सार थोड़ा सा देख लेते हैं। नमक रजिया सज्जाद ज़हीर द्वारा भारत पाक विभाजन पर लिखित एक मार्मिक कहानी है। विस्थापित हुए लोगों में अपने अपने जन्म स्थानों के प्रति आज भी लगाव है, यानी इस विभाजन के माध्यम से जो लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह आने को या रहने को बाध्य हुए, वो भले ही अपने उस स्थान से अलग आ गए हैं, लेकिन उनका लगाव आज भी अपने अपने स्थान से उतना ही गहरा है। और इसी बात को इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आप एक मानचित्र देख रहे होंगे जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और कौन सा हिस्सा भारत में रह गया और कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। धार्मिक या राजनीतिक आधार पर बनी राष्ट्र राज्यों की सीमा रेखाएं उनके अंतर्मन को अलग नहीं कर पाई हैं। यानी भले ही हम राजनीतिक रूप से अलग अलग बांट दिए गए हैं, लेकिन उनके मन आज भी जुड़े हुए हैं। इस कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद खुला हुआ है। संकेत क्या है? भले ही हम बंटवारे की बात करते हैं और इस आधार पर हम हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय को भी कहीं ना कहीं बांट देते हैं, लेकिन आज भी लोगों के मन में आपसी सौहार्द बचा हुआ है और इसी सौहार्द को प्रस्तुत करेगी हमारी ये कहानी। कहानी की जो मुख्य बातें हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं। सफ़िया और सिख बीवी। एक कीर्तन में सफ़िया इस कहानी की मुख्य पात्रा हैं। सफ़िया ने एक सिख बीवी को देखा। जब उन्होंने उनको देखा तो उसे उस सिख बीवी में अपनी माँ की छवि दिखाई दी। सफ़िया के बार बार उनकी ओर देखने पर सिख बीवी को घर की बहू से पूछने पर पता चला कि वह मुसलमान हैं और यह कल ही अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही हैं। सिख बीवी और लाहौर। सिख बीवी लाहौर का नाम सुनकर सफ़िया के पास आ बैठी। दोनों में बातचीत आरंभ हुई। सिख बीवी सफ़िया को लाहौर के संबंध में बताने लगी। उन्होंने बताया कि वे लोग हिंदुस्तान बनते ही यहाँ आ गए थे। अब यहाँ उनकी कोठी है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। और वो साथ में ये भी कहती हैं, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। यानी आज भी वो अपना वतन लाहौर को ही मानती हैं। इसके साथ ही लाहौरी नमक की फरमाइश। कीर्तन के बाद सफ़िया ने सिख बीवी से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। इस पर सिख बीवी ने कहा, अगर आप ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। लाहौरी नमक, जिसको हम लोग सेंधा नमक भी कहते हैं, जो व्रत उपवास आदि में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, वही है लाहौरी नमक। सफ़िया का लाहौर पहुंचना। सफ़िया लाहौर पहुंची। वहां सबसे मिलने जुलने में 15 दिन बीत गए। सब ने उपहार दिए। उसने सिख बीवी के लिए सेर भर लाहौरी नमक खरीदा। सफ़िया के भाई और सफ़िया का संवाद। सफ़िया के भाई ने बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, कस्टम चेकिंग में परेशानी होगी। सफ़िया ने कहा कि वह उन्हें दिखाकर नमक ले जाएगी। नमक को ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में द्वंद्व।
सफ़िया के मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि वह नमक को कीनुओं की टोकरी में छिपा कर ले जाए या कस्टम वालों को दिखाकर। कीनू संतरा और माल्टा, इन दोनों को क्रॉस करके एक ब्रीड बनाई जाती है जो संतरे की तरह ही देखने में होता है, लेकिन उसका रंग आप कभी ध्यान दें तो पूरी तरह से नारंगी होता है। संतरे में कहीं कहीं हरा भी दिखाई देता है। और कीनू जो है वो संतरे की अपेक्षा ज़्यादा मीठा होता है। उसने रात को सामान की पैकिंग की। अगले दिन 2 बजे उसे रवाना होना था। सफ़िया ने नमक की पुड़िया को फलों के नीचे टोकरी में छिपा दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि जब वो आ रही थी तो उसने देखा था कि बाकी सामान की चेकिंग तो हो रही थी, लेकिन फलों की टोकरी को कोई भी चेक नहीं कर रहा था। तो इसलिए उसने भी सोचा कि वो भी इस नमक की पुड़िया को फल की टोकरी में छिपा कर ले जाएगी। रात के समय वह सोचने लगी कि शायद वह लाहौर अब दोबारा ना आ सके, और यही सोचते सोचते उसकी आँख लग गई। अभी तक तो उसने मन में ये निर्णय किया था कि वो इसको छुपा कर ले जाएगी, लेकिन फिर उसने ये निश्चय कर लिया कि नहीं, ये उसके प्रेम की पहचान है, स्नेह की पहचान है, आपसी सौहार्द की पहचान है, इसलिए वो उसको इस तरह से चोरी छुपा कर नहीं ले जाएगी, बल्कि कस्टम वालों को दिखा कर ले जाएगी। नमक की पुड़िया और कस्टम अधिकारी। सफ़िया ने यह निर्णय लिया कि मोहब्बत का तोहफ़ा नमक चोरी से नहीं जाएगा। उसने नमक की पुड़िया टोकरी से निकाली और हैंडबैग में रख ली। उसका सारा सामान चेक होकर रेल की तरफ चला गया। तब वो एक कस्टम अफसर की ओर बढ़ी। उसने कस्टम अधिकारी से बातचीत की और बातों बातों में उसने उनसे पूछा कि वह कहाँ का रहने वाला है। अधिकारी ने उसे बताया कि वह दिल्ली का रहने वाला है, उसका वतन दिल्ली है। कस्टम अधिकारी से इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर उसने नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी और सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने उस पुड़िया को उठाया और सफ़िया के हैंडबैग में वापस रख दिया और कहा, मोहब्बत तो कस्टम से ऐसे गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अर्थात उसने भी ये बात स्पष्ट की कि भले ही इस तरह का बंटवारा हो गया हो, लेकिन जो आपसी प्रेम और सौहार्द है वो आज भी जीवित है। और वो चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और बोले, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और नमक देते समय उन खातून से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। खातून आदर सूचक शब्द है महिलाओं के लिए। सफ़िया का अमृतसर पहुंचना। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। अटारी वो स्थान है जहाँ से दोनों तरफ की, मतलब आप कह सकते हैं कि सीमा रेखा है, वो एक तरफ अटारी से ही परिवर्तन हो जाती हैं सीमाएं। और अटारी में जो पाकिस्तान से, जो लाहौर से आने वाले जो लोग हैं, उनके साथ जो पुलिस आती है वो अटारी पे उतर जाती है और अटारी से दूसरी पुलिस चढ़ती है जो आगे हिंदुस्तान तक आती है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही अदला बदली हुई। कुछ समझ नहीं आता था कि लाहौर कहाँ ख़त्म हुआ और अमृतसर कहाँ से शुरू हुआ। अर्थात बाकी कोई परिवर्तन वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ इस बात के कि हाँ, ये वो जगह है जहाँ से हम बंटवारे की बात करते हैं। एक सी ज़बान थी, जो दोनों ओर के जो सिपाही थे उनकी बात हो रही है कि उनकी बातचीत का लहजा एक सा था। एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा। लबो लहजा, लब मतलब होता है होंठ, लहजा मतलब तरीका, यानी बातचीत का तरीका भी उनका एक सा था। और अंदाज थे। दोनों ओर के सैनिक आपस में प्यार भरी गालियाँ भी दे रहे थे, यानी उनके बीच में भी बहुत अच्छी, अपनी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती सी थी और दोनों आराम से खूब प्यार से बातें कर रहे थे। और प्यार में जैसे एक दूसरे को छोटी मोटी गालियाँ देते हैं, वैसे गालियाँ दे देकर आपस में बातें कर रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। यानी यहाँ पर वो कटु यथार्थ है कि दोनों ही अपनी अपनी सरकार से, अपने अपने देश के जो भी उनकी राजनीतिक स्थिति थी उसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं बंधे हुए थे, लेकिन वास्तव में वो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द रखते थे। अमृतसर में सामान की जांच अधिकारी कर रहे थे। उसका सारा सामान देखा जा चुका था। तब सफ़िया एक कस्टम अधिकारी के पास पहुंची और नमक की पुड़िया उसकी ओर बढ़ाते हुए सब कुछ कह सुनाया। कस्टम अधिकारी उसे एक कमरे में ले गया। वहाँ उसने आदर से चाय पिलाई, नमक की पुड़िया को सफ़िया के हैंडबैग में रखा और स्वयं हैंडबैग को उठाकर चलने लगा। उसने बताया कि वह ढाका का रहने वाला है,
12-13 वर्ष की आयु में वह यहाँ आ गया था, लेकिन नजरुल और टैगोर को वह लोग बचपन से पढ़ते थे। उसने भी ढाका को अपना वतन बताते हुए कहा कि डाभ कलकत्ता में भी होता है, लेकिन ढाका के डाभ की बात ही कुछ और है। डाभ यानी जो हरा नारियल होता है, जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं, वो नारियल पानी जिस नारियल से प्राप्त होता है उसे डाभ कहते हैं। सफ़िया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। संकेत क्या है कि भले ही हम दूसरे स्थान पर रहे हैं और जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से भी हमारा अपना लगाव हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन जो हमारा मूल वतन है या जो हमारी जन्मस्थली है या जहाँ कर हम वास्तव में जहाँ के रहने वाले हैं, उस स्थान के प्रति हमारा लगाव कभी भी खत्म नहीं होता। कुछ बोध प्रश्न है। सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना किया? सांकेतिक उत्तर है, सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना इसलिए किया क्योंकि नमक ले जाना गैर कानूनी था। साथ ही सफ़िया के भाई को ये चिंता भी थी कि यदि इस प्रकार से उनके सामान में नमक देखा जाएगा तो सफ़िया के साथ साथ उन सब की भी बहुत अधिक बदनामी होगी। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था? सफ़िया के मन में ये द्वंद्व था कि वो नमक की पुड़िया को किस प्रकार से ले जाए। उसके मन में ये द्वंद्व चल रहा था कि वो नमक की पुड़िया को फल की टोकरी के नीचे छिपाकर, फलों के नीचे छिपाकर ले जाए या कस्टम वालों को दिखाकर ले जाए। प्रश्न है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? संकेत है कि भले ही राजनीतिक कारणों से लोगों के स्थान बदल गए हैं, लोगों को अलग अलग स्थानों के लिए विस्थापित होकर रहना पड़ रहा है, लेकिन जो उनका मूल वतन है वो उनका अपना ही है, अर्थात उसके प्रति उनका लगाव कभी भी समाप्त नहीं होगा। पाठ के आधार पर सफ़िया के चरित्र की क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं? पहली बात, सफ़िया जो है वो अपने वचन की पक्की है। उसने सिख बीवी से ये वादा किया है कि वो उनके लिए नमक लेकर आएगी, तो वो हर हाल में नमक को ले जाना चाहती है। दूसरा, सफ़िया बहुत ईमानदार है। भले ही उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो नमक की पुड़िया को फलों के नीचे रखकर छुपा कर ले जाए, लेकिन अंततः वो निर्णय यही लेती है कि वो छुपा कर नहीं ले जाएगी बल्कि कस्टम वालों को दिखा कर ले जाएगी। और तीसरा, हम कह सकते हैं कि वो साहसी है और साथ ही साथ वो देशभक्त भी है। देशभक्त इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि जिस देश का जो कानून है वो उस कानून का अक्षरशः पालन करती है, और साहसी इसलिए है क्योंकि वो भयभीत नहीं होती और वो जो भी अपनी सौगात साथ में ले जा रही है उसको निडर होकर सबके सामने रखती भी है और उसके बारे में जो भी बात है वो बिल्कुल सच सच सबको बताती भी है। प्रश्न है, कैसे कह सकते हैं कि नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है? इसके लिए आपके पास दो उदाहरण हैं। पहला तो सफ़िया और सिख बीवी का संबंध। दोनों में वैसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन भले ही वो अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक दूसरे की इच्छा की पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। जैसे सिख बीवी भी कोई और उनसे कुछ सामान नहीं मंगवाती, सिर्फ लाहौरी नमक की मांग करती हैं, और सफ़िया जो है वो हर हाल में उनके लिए वो सौगात लेकर जाने का प्रयास करती है। और दूसरी ओर जहाँ अटारी पर दोनों ओर की जो पुलिस, दोनों ओर के जो सिपाही हैं वो जब बदलते हैं, उनकी ड्यूटी बदलती है, तो वो आपस में प्यार भरी बातें करते हैं, आपस में एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करते हैं। भले ही वो अलग अलग देश के हैं, अलग अलग देश की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं। और सभी लोग बंटवारे के कारण अलग अलग स्थान पर रहने के लिए बाध्य हैं, लेकिन सभी का एक दूसरे के प्रति लगाव और सौहार्द इस पाठ में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी के कल्याण की कामना के साथ एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।